नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस एग्जाम के जो है उनको डिस्कस कर रहे हैं। इस सेशन में हम जीएस 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 8 मार्क्स के आए हुए थे हमारे प्रीवियसली 2018 टू 20 के एचपीएस एग्जाम जीएस 3 पेपर में, उनको हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। और ये होगा इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 2 ऑफ आवर डिस्कशन ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये कंटिन्यूशन है हमारे प्रीवियस सेशन से जिसमें हमने डिस्कस किए थे 10 4 मार्कर क्वेश्चंस और बहुत ही डिटेल में इनके आंसर्स किस तरीके से आपको लिखने चाहिए, क्या हमारा प्रोसीजर होना चाहिए इनको आंसर करने का, और क्या हम इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वगैरह कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं या फिर नहीं लिखने की जरूरत है, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे पिछले सेशन में डिटेल में। अगर आप लोगों ने अभी तक उस सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज उस सेशन को देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर हम 8 मार्क्स के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, यहां पर है हाउ इंक्लूसिव ग्रोथ मीट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर। तो यहां पर जब भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। आपको एटलीस्ट 2 कीवर्ड्स मिल जाएंगे क्वेश्चन में जिनको आपको आंसर करना होता है, और ये 2 कीवर्ड्स आपके क्वेश्चन को 2 माइक्रो क्वेश्चंस में डिवाइड करते हैं, और इन दोनों को तो कम से कम आपको आंसर करना ही होता है। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है 8 मार्कर क्वेश्चन में, ताकि सारे जो कंपोनेंट्स है, सारे पार्ट्स है माइक्रो क्वेश्चन, उनको आप आंसर करो बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहां देखिए, यहां पर कई सारे कीवर्ड आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला है इंक्लूसिव ग्रोथ और साथ में हाउ पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि किस तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ, तो पहला कीवर्ड इंक्लूसिव ग्रोथ, हमें बताना है कि इंक्लूसिव ग्रोथ एक्चुअली होता क्या है। तब हम आगे बढ़ेंगे उसके सवाल जवाब से रिलेटेड चीजों को बताने के लिए। तो सबसे पहले इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है वो बताने के बाद हम ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव्स है क्या। और उनके ऑब्जेक्टिव्स में पहला ऑब्जेक्टिव होता है इंक्लूसिवनेस, यानी कि हर एक, अगर हम इंक्लूसिवनेस की बात करें, ये हम कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इंक्लूसिवनेस का, यानी कि सारे लोगों को साथ में लेकर चलने की बात हम कर रहे हैं। इंक्लूसिवनेस जब हम कह रहे हैं तो सारे लोगों को साथ हम किस तरीके से ले सकते हैं, वो हम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो हमारा क्राइटेरिया है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट दोस्तों, तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर रिच भी और पुअर भी सभी को जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसे हम इंक्लूसिवनेस कहते हैं। तो इंक्लूसिवनेस का मतलब हमें पता होना चाहिए, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। साथ में सस्टेनेबिलिटी, जहां पर सारे जो तबके हैं, सारे रिच एंड पुअर एवरीबॉडी, सबको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सब आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी का जनरेशन इन सबको आगे ले जाते हुए अभी के जनरेशन और आगे के जनरेशन के लिए भी जो रिसोर्सेस हैं, जो ये अपॉर्चुनिटीज ओपन हुए हैं, जो एक्सेसिबिलिटी है इन अपॉर्चुनिटीज तक, वो सारी चीजें प्रोवाइड हो, ये चीज भी इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, सारे जो ग्रुप्स हैं सभी को साथ में लेकर चलना और आगे के जनरेशंस के लिए रिसोर्सेज बचाना, यानी कि सस्टेनेबिलिटी, ये दोनों ही चीजों दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को इंक्लूसिव ग्रोथ जो है अचीव करता है। ये हम तीसरे पार्ट में लिखेंगे। चौथा पार्ट हमारा कि कैसे ये अचीव करता है। 4 माइक्रो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जो है अपने क्वेश्चन को डिवाइड करना है और उन सभी पार्ट्स को एड्रेस जब आप करोगे तभी सही तरीके का आंसर आप लिख पाओगे। तो सबसे पहले इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ को एक्सप्लेन करना आपको, इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है। हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की तो बात सुनी है, जहां पर हम ये कहते हैं कि कोई भी इकोनॉमी का जीडीपी या फिर नेशनल इनकम अगर बढ़ रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक उसके जो इंडिकेटर्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट हमें दिख रहा है, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। अब भाई इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमने देख लिया, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ इज द इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां पर जीडीपी तो बढ़ रही है, उसके साथ में एक और चीज हो रही है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है फेयरली, यानी कि सारे जो ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। और स्पेसिफिकली जो क्राइटेरिया है इकोनॉमी की जब हम बात कर रहे हैं, वो क्राइटेरिया बन जाती है इकोनॉमिक जो क्लासेस हैं, ग्रुप्स हैं, उनमें ये सारे जो बेनिफिट्स है इकोनॉमिक ग्रोथ के वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो। यानी कि अगर रिच को 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो पुअर को भी 10 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, या फिर प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट होना चाहिए जितना उसने एफर्ट डाल रखा है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में, हम जब ध्यान में रखते हुए चीजें आगे बढ़ाते हैं उसे हम फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं।
अक्रॉस द सोसाइटी एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, यानी कि सारे जो ग्रुप्स हैं सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज जब क्रिएट किए जाते हैं तभी जो भी उनका स्किल है, जो भी उनका लेवल है, जिस तरीके से वो काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिल सकता है। अगर उनमें स्किल कम है तो मैनुअल जो एम्प्लॉयमेंट है वो उनको मिले, और अगर उनमें स्किल लेवल है, इंग्लिश स्पीकिंग है, तो वो उस तरीके की जॉब उन्हें मिले। तो ये अपॉर्चुनिटीज तक उनको जो एक्सेस है वो प्रोवाइड करना, उससे सारे जो ग्रुप्स हैं उनको इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाना, उसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। सिंपली दो चीज, इकोनॉमिक ग्रोथ अलोंग विद डिस्ट्रीब्यूशन उस इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रॉफिट्स का फेयरली अगर हो रहा है, वो इंक्लूसिव ग्रोथ है। अब इसके एम्स हम बताएंगे। एम्स जो कि ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे, यानी कि क्वेश्चन में जो वर्डिंग है वो हम इंक्लूड जैसे जैसे करते जाते हैं तो ये पता चलते जाता है अच्छा जो क्वेश्चन में पूछा गया है उससे भटक नहीं रहा है और उसको आंसर कर रहा है। यहाँ पर इंक्लूसिवनेस, सस्टेनेबिलिटी और वेलफेयर फॉर ऑल, ये सारी जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करता है। हम आगे आगे बताएंगे कि कैसे अचीव करता है। ठीक है, दो पार्ट्स हमने आंसर कर दिए। इंक्लूसिव ग्रोथ हमने बता दिया, हमने ये बता दिया कि ये चीजें अचीव होती हैं। अब कैसे होती हैं वो हम डिटेल में बताएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ से इंक्लूसिव ग्रोथ तक बढ़े ही क्यों, वो भी थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर देंगे। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जीडीपी बढ़ना। लेकिन ओईसीडी की एक रिपोर्ट के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होते हुए भी तीन ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से इस ग्रोथ को हम इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं कह सकते। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि डेवलपमेंट एक अलग वर्ड है जिसमें सारे ही ग्रुप्स को उस ग्रोथ का बेनिफिट मिले, ये चीज जो है रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पर तीन प्रॉब्लम्स बताए गए हैं ओईसीडी के द्वारा। क्या है वो? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके साथ इनइक्वालिटी। ये तीन चीजें हैं जो कि फिर भी प्रिवेल करती हैं इन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, मेनली डेवलपिंग कंट्रीज में ये प्रिवेल करती हैं। तो इनको किस तरीके से टैकल किया जाए उसके लिए कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं हम। इकोनॉमिक ग्रोथ तो है, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन और इसके कॉम्बिनेशन से इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर हम आ रहे हैं। तो इंक्लूसिव ग्रोथ किस तरीके से इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी को अचीव करती है ये दिखाने के लिए हमने हेडिंग डाल दी कि हमने, भाई तुमने जो क्वेश्चन पूछा था उसको हम यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं। पहले तो हमने इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन बता दी, क्यों हम उस तक बढ़े। अब ये किस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है, तो 2 और 3 वाले जो पार्ट है वो भी हम आंसर कर रहे हैं। यहाँ पर हम बता रहे हैं इस वजह से हम इकोनॉमिक इंक्लूजन लेकर आए, जहां पर ये जो प्रॉब्लम्स है उन पर जो है उनको जो इंक्लूड करके इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सके। ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू अंडरसर्व्ड सोशल ग्रुप्स, तो ऐसे ग्रुप जिनको एक्सेस नहीं मिला हुआ है अपॉर्चुनिटीज तक, उन तक भी अपॉर्चुनिटीज मिले, उन्हें उन तक इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट्स पहुंचे, ये इकोनॉमिक इंक्लूजन होता है। एंड इट इज द इंटीग्रल टू अचीविंग अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल मार्केट इकोनॉमी। सस्टेनेबल यानी कि सारों को प्रॉफिट हो रहा है, साथ में फ्यूचर जनरेशंस को प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्टिमल यूसेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं। उनको हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। इंक्लूसिव मार्केट रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, फैमिली बैकग्राउंड, एज और अदर सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में नहीं रखते हुए सभी को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो, एक्सेस प्रोवाइड हो, ये चीज हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंक्लूसिवनेस। ये चीज अचीव होती है इंक्लूसिव ग्रोथ में, जहां पर हम इन सभी को एक्सेस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी। और ये पॉवर्टी एलिविएशन, एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, जो 3 प्रॉब्लम्स थे उनको ओवरकम कर रहा है। इसके साथ में सस्टेनेबल भी है, क्योंकि सभी को लाइवलीहुड प्रोवाइड हो रहा है, चाहे रिच हो पुअर हो, सभी काम कर रहे हैं, यानी कि उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड हो रहा है। अगर उन्हें लाइवलीहुड प्रोवाइड हो रहा है तो उनकी कम्युनिटी जो है सस्टेन करेगी, थ्राइव करेगी, आगे के जो जनरेशंस हैं उनको भी मदद मिलेगी। अभी की जनरेशन जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे इकोनॉमिकली या फिर इंडिपेंडेंट होंगे, तो आगे के जनरेशन को भी वो हेल्प मिलती है। तो सस्टेनेबिलिटी में भी ये एक चेन रिएक्शन जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो ये चीज हम बता रहे हैं, जहां पर ऑप्टिमाइज्ड यूसेज ऑफ रिसोर्सेज होंगे क्योंकि सभी को बेनिफिट हो रही है। ऑप्टिमाइज्ड यूसेज ऑफ रिसोर्सेज, सभी को लाइवलीहुड प्रोवाइड होना, इसी को हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारे तरीके से हमने ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी यहाँ पर। और फाइनली अगर स्पेस एंड टाइम बच रहा है तो हम एक कंक्लूजन लिखेंगे। इट इज नॉट कंपलसरी बट देन आप लिख सकते हो। बहुत ही बढ़िया सा एंडिंग हो जाता है, जहां पर कंक्लूजन के बेसिस पर कई बार जब इवैल्यूएटर मार्क्स देता है तो लास्ट पार्ट जो है वो उसके ध्यान में रहता है। अच्छा, लास्ट पार्ट पढ़ने के बाद जो इंप्रेशन पड़ता है उसके हिसाब से मार्क्स कई बार आते हैं। तो इस वजह से कंक्लूजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एटलीस्ट 8 and 20 में ट्राई करिए आपकी कंक्लूजन लिखो।
Thus, inclusive growth ensures that benefits of growth reach everyone and economic growth, inclusion and sustainability are simultaneously achieved. तो यही सारी चीजें सम अप कर दी हमने यहाँ पर। अगर आप चाहो एसडीजीज वगैरह भी लिंक कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 12 कंटिन्यूशन में यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज पीक्यूएलआई, एक्सप्लेन इट्स इंडिकेटर्स एंड कंप्यूटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम पीक्यूएलआई, यहाँ आप देख सकते हो एक पहला क्वेश्चन है पीक्यूएलआई है क्या। हमारे सिलेबस में एक्सप्लिसिटली ये चीज दे रखी है हमें। ठीक है, तो एक्सप्लेन इट्स इंडिकेटर्स क्या है, ये दूसरा पार्ट है। कंप्यूटेशन कैसे होता है, ये तीसरा पार्ट है। बहुत ही सिंपल, 2018 एचपीएस मेंस जीएस3 पेपर में पूछा गया है। PQLI इज नथिंग बट फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ठीक है, ये डेवलप किया गया था फॉर ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल और मिड 1970s में मॉरिस डेविड मॉरिसन के द्वारा जो है ये डेवलप किया गया था। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि पीक्यूएलआई एक्चुअली है क्या, ये एक इंडेक्स है। ठीक है, ये इंडेक्स जो है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करते हैं कई सारे जो पैरामीटर्स है उन पर, जो कि पीक्यूएलआई के इंडिकेटर्स बनते हैं। और इसकी कंप्यूटेशन किस तरीके से होती है वो हम यहाँ नीचे बताएंगे। ठीक है, यहाँ हम बता रहे हैं कि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया जाता था, बट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट जब हम करते हैं तो जो पीपल का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उनका किस तरीके का उनको एक्सेस मिल रहा है अपॉर्चुनिटीज का, और किस तरीके को बेनिफिट हो रहा है ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीजें जीएनपी में सही तरीके से इंक्लूड नहीं होते। तो हम नया एक इंडेक्स लेकर आए जिसमें हम पीक्यूएलआई यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के बेसिस पर एक इकोनॉमी की क्वालिटी को हम जज करते हैं। ठीक है, जीएनपी से इकोनॉमी की क्वालिटी पता चलती है, बट देन वो एकदम से एक इंडिविजुअल के लेवल पर, और उस इंडिविजुअल को उस जगह में किसी एरिया में रहते हुए क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं उनके बारे में पता नहीं चलता। तो पीक्यूएलआई से हम इंडिविजुअल के लेवल पर भी जो बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी क्या है, उसके बेसिस पर हम उस इकोनॉमी की क्वालिटी को जज करते हैं। तो ये चीज यहाँ पर दी गई है और इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पर बता रहे हैं। इट मेजर्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बेटर होगी, अगर पीपल एजुकेटेड होंगे तो लिटरेसी रेट यहाँ पर, इन्फेंट मोर्टेलिटी जिससे हेल्थ के जो हम कह सकते हैं कि फैसिलिटीज के बारे में पता चल रहा है, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो हमने इंडिकेटर्स बता दिए। अब आगे हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बता रहे हैं। यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स जो है उसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। इंडियन सेंसस 2011 के हिसाब से इंडिया का जो है 66.8 ईयर्स है। ठीक है, ये हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है इंडिया की वो हम बता रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये है नंबर ऑफ न्यूबॉर्न्स दैट डाई ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्फेंसी। 1000 बर्थ्स में कितने न्यूबॉर्न जो है मर जाते हैं बिकॉज ऑफ नो प्रॉपर एक्सेस एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो हेल्थ के बारे में बता रहा है। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 47 है इंडिया में जो रेट है। बेसिक लिटरेसी रेट हम बता रहे हैं यहाँ पर जो कंसिडर की जाती है, एनी इंडिविजुअल जो कि प्रॉपरली कॉम्प्रहेंड कर सकता है एक लैंग्वेज, उससे हम कहते हैं एट द एज ऑफ 7 उसे हम एक लिटरेट मानते हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से 74.04% है इंडिया में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने बता दी और इनको 1 to 100 के स्केल पर मेजर किया जाता है। और इस तरह से हम कैलकुलेशन कंप्यूटेशन का जो क्वेश्चन पूछा था वो उसको हम आंसर कर रहे हैं। फिर इन तीनों पैरामीटर्स को कंपेयर किया जाता है, इक्वल मेरिट एलोकेट करके पीक्यूएलआई को फाइनली कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने इंडिकेटर्स बता दिए, इनको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो भी बता दिया। 1 to 100 के स्केल पर किस तरीके से इसे जो है एसेस करके फिर उनका जो है कंप्लीटली फाइनल इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है, कंप्यूट किया जाता है इक्वल वेटेज इन तीनों को देकर। ठीक है, पीक्यूएलआई बहुत ज्यादा आजकल यूज नहीं किया जाता है और ये जो है इसमें भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं बेसिक लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी और साथ में कई एरियाज में जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंसिडर किया जाता है और इसे क्वांटिटेटिवली मेजर करना डिफिकल्ट होता है। तो ये एक इश्यू है। इसके साथ में इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन दोनों में हम कह सकते हैं कई सारे दोनों ही हेल्थ रिलेटेड हम ये कह सकते हैं कि इंडिकेटर्स है कई देशों में, ये दोनों ही यूज किए
जाते हैं, तो इनमें ओवरलैप दिखता है, तो इस वजह से ये ज्यादा यूज नहीं किया जाता। यूएन का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसे यूज किया जाता है। तो ये एक कंक्लूजन देना यहाँ पर थोड़ा सा कंपलसरी हो जाता है कि इसके जो इश्यूज है वो आप बताओ और अभी क्या यूज हो रहा है, बिकॉज पीकेएल इज नॉट वाइडली यूज। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन, व्हाट इज जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ये पूछा गया था एचएस मेंस 2020 में। ठीक है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत सिंपल, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर आप जो है उसे पढ़ चुके हो तो एचडीआई जो है मेल एंड फीमेल के लिए कैलकुलेट किया जाता है और उसके बेसिस पर फाइनली जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि वुमेन एंड मेन के बीच में जो गैप है उसे असेस किया जाता है, राइट, इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स हैं इन जनरल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इंक्लूडेड है। अब जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ पर सिंपल पूछा गया व्हाट इज जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, तो यहाँ पर हम जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स को तो बताएंगे ही, इसके इंडिकेटर्स और उसके कंप्यूटेशन को भी बता देंगे क्योंकि 8 मार्क्स के लिए पूछा गया है। अगर ये 4 मार्क्स के लिए होता तो आप सिर्फ एक्सप्लेन कर देते, इंडिकेटर्स बता देते, हो जाता, बट यहाँ पर कंप्यूटेशन वगैरह भी आप बता दो क्योंकि 8 मार्क्स के लिए। GDI is an index designed to measure gender equality, मेल एंड फीमेल के बीच की इक्वालिटी को मेजर करता है ये। इसके साथ में ये हम डेफिनेटली इनिशियली बताएंगे कि किसके द्वारा कंप्यूट किया जाता है ये, और ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर जेंडर गैप्स जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में वो हमें पता चलता है थ्रू जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, बिकॉज 3 बेसिक डायमेंशन जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हैं उनको जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में भी इंक्लूड किया जाता है और मेल एंड फीमेल के लिए सेपरेटली कैलकुलेट करके उनको कंपेयर किया जाता है ताकि गैप्स का पता चल सके। क्या है ये 3 बेसिक डायमेंशंस? हेल्थ, नॉलेज एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये 3 डायमेंशंस जो कि हम देखते हैं इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, बट मेल एंड फीमेल के लिए सेपरेटली कैलकुलेट करके कंपैरिजन होता है। ठीक है, अब ये इंडिकेटर्स डिटेल में हम बताते हैं। ये 3 है हमारे, हेल्थ, नॉलेज एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो GDI is ratio of HDI is calculated separately for female and male, बहुत क्लियरली हमने बता दिया। जेंडर गैप जिससे पता चलता है फीमेल HDI मेल HDI कैलकुलेट करके, और स्पेसिफिकली अगर हम देखें 3 प्रिंसिपल हमारे एरियाज हैं जो कि हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। हेल्थ डायमेंशन में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, जो कि HDI का भी हमारा इंडेक्स है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? एजुकेशन में 2 चीजें हम कैलकुलेट करते हैं, पहला है मीन ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग, जितने इयर्स ऑफ स्कूलिंग एक्चुअली लोग करते हैं वो, और एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि एक बच्चा अगर स्कूलिंग में गया है कितने साल तक टिकेगा। ठीक है, वेरियस रीजंस हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कई बार ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बन पाता कि बच्चा कंटिन्यू करे, तो ये सारी चीजों को देखते हुए वहां पर पता चलता है सोशल, एजुकेशनल, हेल्थ, सारे डायमेंशंस के बारे में अगर हम एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इसे कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम पर कैपिटा कितना है, पर पर्सन कितना है, उसे कैलकुलेट करते हैं। ये चीजें फीमेल एंड मेल के लिए सेपरेटली कैलकुलेट होती है, आप देख सकते हो इस तरीके से, और इन्हें HDI फीमेल, HDI मेल और फाइनली जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स को जो है कैलकुलेट किया जाता है, राइट। इस तरीके से आप ये चीजें लिख सकते हो एंड एक कंक्लूजन छोटा सा लिख सकते हो कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इनको जो है कंसीडर करके फाइनली कैलकुलेट किया जाता है, एंड एट द एंड दैट ये हेल्प करता है सारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको गैप्स के बारे में पता चलता है और फिर उन गैप्स को फिल कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज आप बता सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि इन कंटिन्यूशन 14th क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चमन प्रोजेक्ट। हमारे हिमाचल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली, एंड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर पूछा गया। तो सबसे पहले हमें चमन प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, साथ में डिस्क्राइब ब्रीफली इट्स प्रेजेंट स्टेटस इन इंडिया। क्या आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही सटल वे में 2 सवाल पूछ लिए गए हैं, ऑल्दो एक ही सवाल लग रहा है हमें, 2 सवाल यहाँ पर है। दूसरी बात हमें ये बताना है कि चमन प्रोजेक्ट ब्रीफली हमने बता दिया, इसके फीचर्स भी हमें बताने हैं कि क्या है, ठीक है, फीचर्स क्या है, क्या गोल्स एंड क्या चीजें अचीव करना चाहता था, तभी हम स्टेटस बता पाएंगे कि वो चीजें अचीव हुई है या नहीं। ठीक है, तो 3 यहाँ पर सवाल है, पहला तो चमन प्रोजेक्ट ब्रीफली बताना है, फीचर्स बताना है, फिर आपको बताना है स्टेटस क्या है। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की,
ये मेनली हॉर्टिकल्चर सेक्टर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। इसका नाम आप देख सकते हो, कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्लूड हो रहा है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज करके हॉर्टिकल्चर का जो असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, असेस करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि हॉर्टिकल्चर के जो क्रॉप से रिसोर्सेस हैं किस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं और किन एरियाज में ग्रो किए जा सकते हैं, वो मैनेजमेंट वाला पार्ट हो गया। इसमें यूज क्या किया जा रहा है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेस टेक्नोलॉजी का यूसेज हो रहा है। तो हॉर्टिकल्चर मेजर ड्राइवर फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, उसके द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। और ये चीज मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो ये चीज बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। MIDH के अंडर इसे चलाया जा रहा है ये प्रोजेक्ट को, चमन प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू नंबर 1 एसेस किया जाता है कि किस तरीके के हॉर्टिकल्चर जो है क्रॉप से उन्हें ग्रो किया जा सकता है या फिर ग्रो किया जा रहा है, कैसे वो ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, इसके साथ में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है कि कौन से एरियाज में ग्रो किए जा सकते हैं और उनको कैसे हमें ग्रो करना है, वो मैनेजमेंट वाला पार्ट। 2 चीज है, ठीक है, तो ये सब हम बताएंगे। और इसमें यूसेज, तीसरा पार्ट है कि यूसेज क्या है। जियो इन्फॉर्मेटिक सिस्टम्स यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। सैटेलाइट जो है रिमोट सेंसिंग डेटा जो है प्रोवाइड किया जाता है, इसरो के जो कोऑपरेशन से ये हो रहा है। ठीक है, तो महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर के द्वारा ये रिमोट सेंसिंग वाला जो कंपोनेंट है वो फुलफिल किया जाता है विद द कोऑपरेशन ऑफ इसरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब फीचर्स हमें बताने, जैसा कि मैंने बताया आपको, पहला पार्ट है असेसमेंट एंड फोरकास्टिंग, जहां पर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की असेसमेंट की जाती है, उनकी इमेजरी जो है निकाली जाती है और उसके बेसिस पर कैसे ये क्रॉप्स जो है ग्रो हो रहे हैं। इन 12 स्टेट्स 185 डिस्ट्रिक्ट्स 7 मेजर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। जियोस्पेशियल डेटा का यूज किया जाता है जो कि स्पेसिफिकली मैनेजमेंट ऑफ दीज हॉर्टिकल्चरल रिसोर्सेज उसके लिए यूज किए जाते हैं, जहां पर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्वा हॉर्टिकल्चर, ऑर्चर्ड रिजुविनेशन के लिए यूज किया जाता है। क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, जहां पर प्रोडक्टिविटी क्रॉप की कैसे बढ़ाई जाए, उससे प्रॉफिट ज्यादा हो, इसके लिए यूज किया जाता है। GIS डेटाबेस क्रिएशन, इससे डेटाबेस अगर क्रिएट हो गया अलग अलग एरियाज से रिलेटेड, तो एक एक्सट्रापोलेशन हम कर सकते हैं कि कौन से एरियाज में अगर सिमिलर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस किसी और एरिया में भी हमें अवेलेबल है, वहां पर भी ये क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक्सट्रापोलेशन के लिए GIS डेटाबेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जियो इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम्स है उनका डेटाबेस, अलग अलग लेयर्स जो है ऑफ इंफॉर्मेशन, उसकी जरूरत है। वो इंफॉर्मेशन पॉलिसी मेकिंग में और इन क्रॉप्स की ग्रोथ में हेल्प करेगा, जो कि ऑब्वियसली पीपल के वेलफेयर में, जो फार्मर्स हैं उनके वेलफेयर में हेल्प होगी। साइट सूटेबिलिटी असेसमेंट, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, तो ये किया जाता है। साइंटिफिक फील्ड स्टडीज इसमें किए जाते हैं फॉर क्रॉप आइडेंटिफिकेशन, यील्ड मॉडलिंग, डिसीज असेसमेंट, प्रिसिशन फार्मिंग। ठीक है, साइंटिफिक स्टडीज जहां पर हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के जो क्रॉप्स है उनको और भी अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए, जहां पर क्रॉप आइडेंटिफिकेशन, सही तरीके के क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करना, साथ में यील्ड मॉडलिंग जहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के की जो बात की गई थी, डिसीज असेसमेंट, डिसीजेस अगर हो रहे हैं तो इनके स्प्रेड और इनको कंट्रोल करने के मेथड्स को हम आइडेंटिफाई कर सके। साथ में प्रिसिशन फार्मिंग, जहां पर हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी को यूज करना वो जो है किया जाता है। ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड हैं इसमें, जिससे इंफॉर्मेशन जो है उसको यूज किया जाएगा। अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है, तो चमन फेज 1 जो है ये 2018-19 से पहले चलाया गया था। इस पर स्टेटस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर है, तो वो हम बता देते हैं यहाँ पर कि एरिया असेसमेंट फोरकास्टिंग 7 मेजर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स से रिलेटेड की गई है। नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल एरिया एंड प्रोडक्शन एस्टिमेशन इन 7 हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, जो कि मैंगो, बनाना, सिट्रस, पोटैटो, ऑनियन, चिल्ली, टोमेटो, इनसे रिलेटेड किया गया है। एक्सपेंशन प्लान जो है वो चलाया गया जूम लैंड एरियाज, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में स्टेट्स हैं, वहां पर हाइपरस्पेक्ट्रल सिग्नेचर लाइब्रेरी, प्रिसिशन फार्मिंग, जहां पे डेटाबेस हमने बना लिया है, प्रिसिशन फार्मिंग को भी हम बढ़ा रहे हैं। कोलैबोरेशन विद वेरियस स्टेट हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट्स, ये किया गया है। साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पीपल जो इंक्लूडेड है, फार्मर्स, सारे स्टेक होल्डर्स, जो कि साइंटिस्ट और एवरीबडी जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, डिसेमिनेट कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं और फार्मर्स तक पहुंचा रहे हैं। तो वो सारे जो पीपल इंक्लूडेड हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, साथ में सारे जो
चीजें यूज किए जा रहे हैं सैटेलाइट्स हो गए, इनकी भी इनको भी डेवलप करने का काम किया जा चुका है। तो ये स्टेटस प्रोवाइड किया गया और इसके बेसिस पर आगे चमन फेज 2 जो है उसे चलाया गया था 1819 और 1920 के ईयर्स में, राइट। तो ये चीजें हम यहाँ पर बता रहे हैं और इससे हम कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर का जो स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स लेकर चमन जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है उसके डेवलपमेंट में। यहाँ पर एक हिमाचल का जो है वो एस्पेक्ट भी आप जोड़ सकते हो कि दैट कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग द जीडीपी और कंट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर टू द जीडीपी इन हिमाचल प्रदेश ऑल्सो। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना था। आई होप आपको काफी अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि जब भी आप 8 मार्कर क्वेश्चंस आंसर कर रहे हो GS3 में स्पेसिफिकली, आपको देखना है कि कौन से कीवर्ड्स वहां पर है और कितने माइक्रो क्वेश्चंस बन रहे हैं और क्या कोई हिडन माइक्रो क्वेश्चंस है, उनको आइडेंटिफाई करके सारों को आपको आंसर करना है। इसमें आप कुछ लेटेस्ट करंट रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं, एक्टिविटीज हैं, केस स्टडीज हैं, उनको इंक्लूड कर सकते हो ताकि आपका आंसर एनरिच हो जाए। तो ये सारी चीजें इंक्लूड करने की कोशिश की हैं इन आंसर्स में। आई होप ये जो आंसर्स आपको हेल्प करेंगे। इस सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आपका जो भी फीडबैक है वो जरूर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल।